सुप्रभात दोस्तों, इस बुधवार 26 नवंबर 2025 में आपका स्वागत है। अगर कल हम विरोधाभासों की बात कर रहे थे, कैबिनेट का सुधारों को मंजूरी देना जबकि पेंशन भोगी मार्च की तैयारी कर रहे थे, तो आज हमें सूचनाओं की अफरा तफरी, इंफॉर्मेशन केओस के बारे में बात करनी है। पेंशन से जुड़ी खबरों ने वेब पर धमाका कर दिया है, जिससे उम्मीद, भ्रम और जल्दबाजी का एक मिश्रण बन गया है। आज की बड़ी कहानी EPS 95 योजना और न्यूनतम पेंशन के इर्द गिर्द घूमती है। वित्तीय समाचार पोर्टल ऐसे संस्करणों से भरे हुए हैं जो अगर सच हुए तो लाखों पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा वित्तीय मामलों में होता है, सच अक्सर सुर्खियों और अफवाहों के बीच छिपा होता है। आज के कार्यक्रम में हम वित्तीय जासूस बनेंगे। EPS 95 का मिथक बनाम हकीकत। हम उन अफवाहों का विश्लेषण करेंगे जो 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते DA की बात कर रही हैं, लेकिन हम उस कड़वे सच का भी विश्लेषण करेंगे जो चेतावनी देता है, कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं है। सरकारी हथौड़ा, नए लेबर कोड को अधिसूचित किया गया है और यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है, नेट सैलरी कम होगी लेकिन सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। 50% का नियम अब कानून है। रेलवे का दबाव। रेलवे पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है ताकि उन्हें 8वें वेतन आयोग में भुला न दिया जाए। इंडेक्स फंड, उन लोगों के लिए निजी विकल्प पर एक त्वरित नजर जो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम विरोधाभासी सूचनाओं के समुद्र में नेविगेट करेंगे। मैं अरिकेश वेराक हूं और मैं आपको इच्छा और वास्तविकता के बीच अंतर करने में मदद करूंगा। हम उस कहानी के साथ शुरुआत करते हैं जिसने मुझे यकीन है कि आज आपको यह वीडियो खोलने पर मजबूर किया। आज वेब ऐसे लेखों से भरा पड़ा है जो दावा करते हैं कि EPFO की EPS 95 योजना की न्यूनतम पेंशन अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ 1,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए प्रतिमाह हो गई है, और यह भी कि इसे महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाएगा। अगर यह 100% सच होता तो यह सदी की सबसे बड़ी हेडलाइन होती। रातों रात 650% की वृद्धि, भूख की पेंशन से सम्मान की पेंशन तक जाना। फाइनेंशियल पोर्टल्स इसे भोजन, किराया और दवाओं को कवर करने के लिए बड़ी राहत के रूप में बेच रहे हैं। विस्तृत अफवाहें क्या कह रही हैं? ऐतिहासिक न्यूनतम 1,000 से 7,500 रुपए की छलांग। DA लिंक, पेंशन अपने आप महंगाई के साथ समायोजित होगी, जिसकी मांग पेंशन भोगी दशकों से कर रहे हैं। बढ़ी हुई अधिकतम सीमा, उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने उच्च वेतन सीमा, वेज सीलिंग के साथ योगदान दिया है। पूर्ण डिजिटलीकरण, कम कागजी कार्रवाई, पूरी तरह से ऑनलाइन फंड निकासी, UAN और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का अनिवार्य उपयोग। यहाँ तक कि शेष राशि निकालने के लिए बेरोजगारी की अवधि को बढ़ाकर 36 महीने करने की भी बात हो रही है। भ्रम का आधार, ये लेख अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले या CBT EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के हालिया निर्णयों का हवाला देते हैं। लेकिन और यहाँ अरिकेश की बड़ी चेतावनी आती है। जबकि वेब का एक हिस्सा जश्न मना रहा है, BFCII न्यूज जैसा एक अन्य जिम्मेदार स्रोत ब्रेक लगाता है और चेतावनी देता है। केंद्र सरकार या EPFO द्वारा 7,500 रुपए के आंकड़े की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक अधिसूचना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। यह दूसरा स्रोत स्पष्ट करता है कि सरकार अभी भी वृद्धि पर अध्ययन कर रही है और 3,000 से 5,000 रुपए की सीमा में बहुत अधिक विनम्र प्रस्ताव की बात कर रही है। इस सूचनात्मक अराजकता का मेरा विश्लेषण, हल्द्वानी के पेंशन भोगियों द्वारा 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के लिए बड़े पैमाने पर मार्च की घोषणा करने के ठीक बाद अफवाहों का यह विस्फोट क्यों? इसके दो पहलू हैं। दबाव काम करता है। यह बहुत संभव है कि सरकार ने विरोध की गर्मी महसूस करते हुए भावनाओं को शांत करने और मार्च को रोकने की कोशिश करने के लिए कुछ मीडिया में 7,500 रुपए का आंकड़ा लीक किया हो। यह एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति है। राजकोषीय वास्तविकता, योगदान में भारी वृद्धि के बिना सभी के लिए 7,500 रुपए की वृद्धि EPS फंड को खाली कर सकती है। राजकोषीय रूप से जिम्मेदार प्रस्ताव शायद 3,000 या 5,000 रुपए के करीब है। आपके वित्तीय गाइड के रूप में मेरी सलाह, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य EPS 95 पेंशन प्राप्त करता है तो इन खबरों के आधार पर अपनी संपत्ति न बेचें, कोई बड़ा उपहार न खरीदें और अपना बजट न बदलें। आधिकारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। EPFO की वेबसाइट पर सर्कुलर देखें।
अच्छी खबर यह है कि बहस 1,000 रुपए से बढ़कर 3,000 से 7,500 रुपए की सीमा में आ गई है। बढ़ोतरी आसन्न है, लेकिन जब तक आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते और वह प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक आज आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह एक अफवाह है, चाहे वह सुनने में कितना भी अच्छा क्यों न लगे। उम्मीद रखें लेकिन सावधानी बरतें। हम विषय बदलते हैं लेकिन सामाजिक सुरक्षा नहीं। कल हमने नए लेबर कोड्स के प्रभावों के बारे में बात की थी। आज ethrworld.com पुष्टि करता है कि नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित नोटिफाइड किया जा रहा है। सरकारी हथौड़ा चल चुका है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और एक ऐसी वास्तविकता है जिसका सामना निजी क्षेत्र 2023 के कर्मचारियों को करना होगा। नया लेबर कोड वेजेस की एक समान परिभाषा लाता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है और जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है भत्तों अलावेंसेस को कुल मुआवजे CTC के 50% तक सीमित करना। मैकेनिज्म सरल है। पहले कंपनी कम PF और ग्रेच्युटी देने के लिए 30% बेसिक वेतन और 70% भत्ते, HRI, बोनस आदि दे सकती थी। अब बेसिक पे कम से कम 50% होना चाहिए। भत्तों का वजन कम करने और बेसिक पे बढ़ाने से दो चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। भविष्य निधि PF EPF में योगदान, वह 12% जो आपके बचत खाते में जाता है बढ़ जाता है। ग्रेच्युटी, जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको मिलने वाली राशि बढ़ जाती है क्योंकि इसकी गणना उच्च बेसिक पर की जाती है। आज का लेख उस बात को रेखांकित करता है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह लंबी अवधि में श्रमिक की सामाजिक सुरक्षा और उसकी भविष्य की पेंशन में सुधार करता है। यह एक ऐसा कानून है जो नागरिक के भविष्य के लिए सोचा गया है, न कि आज कंपनी की बैलेंस शीट के लिए। हालांकि इसकी दोधारी तलवार है। उद्धृत विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि श्रमिक को सुरक्षा मिलती है, यह कानून नियोक्ताओं के लिए अनुपालन लागत कंप्लायंस कॉस्ट्स बढ़ाता है। कर्मचारी के लिए जेब में आने वाले वेतन इन हैंड सैलरी में थोड़ी गिरावट ला सकता है। सरकार स्पष्ट रही है, यदि आप सम्मानजनक वेतन आधार पर योगदान नहीं करते हैं तो आप सम्मानजनक पेंशन नहीं पा सकते हैं। आज इन कोड्स की अधिसूचना का मतलब है कि नियोक्ताओं के पास अब कार्यान्वयन को टालने का कोई बहाना नहीं है। पेरोल में कानूनी खामियों का युग आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। यदि आप अगले कुछ महीनों में अपना चेक थोड़ा कम पाते हैं तो आप इसका कारण जानते हैं। वह पैसा गया नहीं है, वह बढ़ने के लिए आपके रिटायरमेंट खाते में ट्रांसफर हो गया है। अब हम संगठित दबाव के स्तर पर चलते हैं। जबकि सरकार भविष्य को व्यवस्थित कर रही है, सेवानिवृत्त संघ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अतीत को न भूलें। वेबसाइट स्टाफ न्यूज ने आज सुबह रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी का वित्त मंत्री को संबोधित एक पत्र प्रकाशित किया। यह एक बेहतरीन रणनीतिक कदम है। वे मांग कर रहे हैं कि अगले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के आधिकारिक जनादेश में एक स्पष्ट खंड शामिल किया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन को सेवारत कर्मचारियों के समान ही वेतन संशोधन लाभ प्राप्त हों। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग पहले सेवारत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करते हैं, फिर सेवानिवृत्त लोगों को महीनों या वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है ताकि उन पर समायोजन का फॉर्मूला लागू किया जा सके जो शायद ही कभी उन्हें पूर्ण समानता पैरिटी देता है। रेलवे एसोसिएशन दो प्रमुख चीजों की मांग कर रहा है कि 8वें CPC के जनादेश को संशोधित किया जाए ताकि पहले दिन से ही पेंशन समीक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके कि उन पर वही फिटमेंट फैक्टर व गुणक जिसका उपयोग वेतन बढ़ाने के लिए किया जाता है लागू किया जाए जो सेवारत कर्मचारियों पर लागू होता है। वे पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि 2024 के एक रिटायर व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा 2026 के व्यक्ति के साथ। ये गरिमा की लड़ाई है और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि रेलवे को चलाने वाले गुमनाम नायकों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार न किया जाए। ये कोई स्वीकृत सुधार नहीं है, यह संगठित दबाव है और यह सभी पेंशन भोगी संघों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छा बचाव सक्रियता है। यह मांग करना आवश्यक है कि 8वें CPC की संदर्भ शर्तों में अस्पष्टता के लिए कोई जगह न हो। अंत में हम उन लोगों के लिए एक खबर के साथ समाप्त करते हैं जिनके पास अतिरिक्त बचत क्षमता और उच्च जोखिम उठाने की क्षमता है। हालांकि हमने केवल सरकारी योजनाओं के बारे में बात की है, निजी क्षेत्र नवाचार कर रहा है। द वायर द्वारा पुनरुत्पादित PTI की एक रिपोर्ट एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एक नए निजी पेंशन फंड
BSI 500 डिविडेंड लीडर्स 50 इंडेक्स पेंशन फंड के लॉन्च की घोषणा करती है। इसका क्या मतलब है? यह एक इंडेक्स फंड है, सक्रिय रूप से प्रबंधित होने के बजाय, जहां एक मैनेजर चुनता है कि क्या खरीदना है। यह फंड BSE की शीर्ष 500 में से उन 50 कंपनियों के इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराता है जिनका लाभांश डिविडेंड भुगतान का मजबूत इतिहास है। इसे लंबी अवधि के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अल्पकालिक के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक विविध इक्विटी विकल्प है जो दीर्घकालिक वृद्धि, भारतीय शेयर बाजार में एक्सपोजर, पैसिव इनकम, लाभांश। यह फंड एक्सिस मैक्स लाइफ की फॉरएवर यंग पेंशन प्लान के भीतर उपलब्ध है। यदि आपने अपना PF, अपना NPS या अपना UPS पहले ही कवर कर लिया है और आपके पास रिटायरमेंट के लिए बचत अधिशेष है, तो डिविडेंड इंडेक्स फंड एक ठोस विकल्प हो सकता है। लेकिन याद रखें, इंडेक्स फंड में बाजार जोखिम होता है। निवेश करने से पहले हमेशा किसी सलाहकार से सलाह लें। दोस्तों, हम इस बुधवार 26 नवंबर को एक स्पष्ट तस्वीर के साथ समाप्त करते हैं। एक वास्तविक उम्मीद है EPS 95 रुपये 3000 से 7500 रुपये, लेकिन आपको EPFO की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। एक अपरिहार्य वास्तविकता है नए लेबर कोड्स, जिसका अर्थ है हाथ में कम पैसा लेकिन भविष्य में अधिक। एक सक्रिय लड़ाई है रेलवे पीढ़ीगत न्याय के लिए। एक आधुनिक विकल्प है इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए जो अपने रिटायरमेंट में शेयर बाजार में अधिक भागीदारी चाहते हैं। आज का सबक यह है, सुर्खियों में न बहें। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी की पुष्टि करें। वित्तीय नियोजन तथ्यों पर आधारित होता है, अफवाहों पर नहीं। भ्रम के इस सागर में मुझे अपनी स्पष्टता का स्रोत बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूँ, हमेशा आपके कल को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आपका सप्ताह सफल और सतर्क रहे। सुप्रभात।